स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? रिस्क, सक्सेस, पैसा, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज या टीम वर्क? आमतौर पर लोगों के दिमाग में कोई भी नया बिजनेस करने के बारे में यही सारे ख्याल आते हैं। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है वो है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मेन रीजन होता है अननोन रास्ता, कदम कदम पर सर्टेनिटी और सही नॉलेज की कमी। वैसे लोग जिनके पास सही नॉलेज हो और किसी भी नए या पुराने बिजनेस को एक अनसर्टेन पथ पर लीड करने की हिम्मत रखते हो, उन्हें ही हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। दोस्तों, जोसेफ कैम्पबेल के इंस्पायरिंग शब्दों में कहें तो एंटरप्रेन्योर एक लेजेंडरी हीरो होता है जो किसी चीज की खोज करता है। खोज एक नए जमाने की, खोज एक नए धर्म की, खोज एक शहर की, खोज जीने के एक नए तरीके की। किसी भी नई चीज की खोज करने के लिए या बनाने के लिए पुरानी चीजों को दिलो दिमाग से निकालकर एक नए आइडिया के लंबे क्वेस्ट पर निकलना पड़ता है। वो आइडिया जिसमें किसी नई चीज को जन्म देने की ताकत हो। एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी को हम किसी भी एक कहानी या फिल्म के हीरो की जर्नी से रिलेट कर सकते हैं। हीरो सफर पर निकलता है, उसके रास्ते में तरह तरह के ऑब्स्टिकल्स आते हैं, फिर हीरो अपनी एक टीम बनाता है और उसके साथ मिलकर हर ऑब्स्टिकल को पार करने की कोशिश करता है। ऐसा देखा गया है कि हर रोज कोई हजारों नए हीरो पैदा नहीं होते, बल्कि एक ही हीरो के हजारों चेहरे होते हैं। किसी भी एंटरप्रेन्योर और एक बड़ी कंपनी के सीईओ में क्या फर्क होता है? एक एंटरप्रेन्योर के अंदर नए आइडियाज और विजन की आग होती है, और वहीं ज्यादातर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज के सीईओ का काम होता है अपनी कंपनी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना, जिसकी वजह से वो किसी भी नए आइडिया पे काम करने से डरते हैं। ज्यादातर बिजनेसेस एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करते हैं। पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर लॉन्च, फिर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, और यही प्रोसेस हर बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाता है। ये कहकर कि हर बड़ी कंपनी इसी प्रोसेस को फॉलो करती है, पर आज की सिचुएशन की ब्रूटल सच्चाई यही है कि कंपनी बड़ी हो या छोटी, नई हो या पुरानी, उनके 10 में से 9 प्रोडक्ट्स फेल हो जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स हर बार किसी नए वेंचर के फेल हो जाने पे सरप्राइज और परेशान हो जाते हैं, पर फिर भी वो हर बार वही सेम बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस बार रिजल्ट्स कुछ अलग मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बड़ी एस्टेब्लिशमेंट कंपनीज के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं होती। उनके पास इतनी कैपिटल होती है कि वो ऐसे जोखिम उठा सकते हैं। पर नए स्टार्टअप्स का क्या? क्या वो अपने छोटे से फिक्स्ड कैपिटल के साथ ऐसा कर सकते हैं? नहीं। एक स्टार्टअप की बुनियाद ही एक नए आइडिया के ऊपर रखी गई होती है, जिसके हर एस्पेक्ट बिल्कुल अननोन होते हैं। और इसी वजह से एंटरप्रेन्योर्स को अगर सक्सेस चाहिए तो अपना रास्ता भी दूसरे लोगों से अलग बनाना होगा। तो आखिरकार सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स सही और अलग रास्ता बनाते कैसे हैं? सबसे पहले वो उन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट मैनेजमेंट और इंट्रोडक्शन प्रोसेस को अपने करिकुलम से निकाल फेंकते हैं, जो उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी में सीखा होता है। फिर वो एक क्विक एंड इजी इंजीनियरिंग और कस्टमर डेवलपमेंट की मदद से एक कैसे बिजनेस मॉडल की खोज करते हैं और टेस्टिंग में लगे रहते हैं जो उनके स्टार्टअप के आगे का रास्ता तय करें, और उनके अननोन्स और अनसर्टेनिटी को नोज और श्योरिटी में बदलते हैं। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखता है कि उसके स्टार्टअप का विजन एक अनटेस्टेड हाइपोथेसिस है, जिसे कस्टमर के अप्रूवल की जरूरत होती है। वो दिन रात कस्टमर इंसाइट्स पे काम करते हैं, किसी भी करेक्शन को जल्द से जल्द करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने 2 सबसे क्रूशियल रिसोर्स को बचा सकें, और वो हैं टाइम और पैसा। पर सक्सेसफुल के साथ साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि एक अनसक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेस मॉडल की क्या निशानी है। ऐसे एंटरप्रेन्योर एक बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट और इंट्रोडक्शन मेथोडोलॉजी के बेसिस पे काम करते हैं, जिसमें कस्टमर इंसाइट की उतनी जगह ही नहीं होती। ऐसे स्टार्टअप्स का मानना होता है कि सिर्फ फाउंडर का विजन ही सफिशिएंट होता है। उनकी पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को रन करने के लिए अब बस उन्हें और कुछ चाहिए, तो वो है पैसा अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए।
ऐसे स्टार्टअप्स जितनी जल्दी खुलते हैं उतनी ही जल्दी बंद भी हो जाते हैं। अगर आप अपने पहले स्टार्टअप में इन गलतियों से बचना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें और इस ऑडियो समरी को पूरी तरह से सुने। द पाथ टू डिजास्टर। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए कंपनीज एक प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन मॉडल का यूज करती हैं। इस मॉडल में हम पहले मार्केट के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की नीड्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये पता करते हैं कि मार्केट में ऐसी कौन सी चीज अवेलेबल नहीं है जिसकी कमी कस्टमर्स को महसूस होती है या जिसके ना होने से उन्हें इनकन्वीनियंस होती है। जब ये रिसर्च और सर्वे कंप्लीट हो जाती है तो फिर अगला स्टेप होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहां इंजीनियर्स, प्रोडक्ट डिजाइनर्स और बाकी के जरूरी टेक्नीशियंस को इकट्ठा करके डिजायर्ड प्रोडक्ट को छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। कुछ सैंपल्स तैयार हो जाने के बाद हम तीसरी स्टेज शुरू करते हैं, जहां उन सैंपल प्रोडक्ट्स को इनिशियल टेस्टिंग, फीडबैक और कस्टमर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जानने के लिए मार्केट में ले जाया जाता है। कस्टमर्स और एक्सपर्ट्स के फीडबैक और सजेशंस के हिसाब से प्रोडक्शन टीम फिर से बैठकर प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड चेंजेस, इंप्रूवमेंट्स ऐड करके उसे एक फाइनल टच देती है। इसके बाद आता है चौथा और आखिरी प्लेटफॉर्म यानी कि स्टेज, जहां हम ऑफिशियली प्रोडक्ट मार्केट में सेल के लिए लॉन्च करते हैं और अपना पहला शिपमेंट डिलीवर करते हैं। इस प्रोडक्ट सेंट्रिक बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल 20th सेंचुरी में शुरू हुआ था और 1950s आते आते सभी सेक्टर्स ने इसे हाथों हाथ अडॉप्ट कर लिया था। प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मॉडल पढ़ने और सुनने में बहुत आसान, प्रैक्टिकल और पॉसिबल लगता है, पर यह सिर्फ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड कंपनीज के काम आता है, स्टार्टअप्स के नहीं। एस्टेब्लिश्ड कंपनीज के कस्टमर्स पहले से ही फिक्स्ड होते हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स को सालों से यूज करते आ रहे हैं और उन पर ट्रस्ट करते हैं। ऐसी कंपनीज और ब्रांड्स को ज्यादा मार्केटिंग, सैंपल टेस्टिंग और कस्टमर फीडबैक की भी जरूरत नहीं पड़ती और इनके प्रोडक्ट्स हाथों हाथ बिक जाते हैं। पर स्टार्टअप्स के केस में सीन बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इनको कोई नहीं जानता, इनकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं होती, ना तो इनके पास फंड्स होते हैं, ना एम्प्लॉइज और ना ही कस्टमर्स। इनकी स्टार्ट बिल्कुल स्क्रैच से होती है। इन सारे ड्रॉबैक्स के अलावा एक ऐसी चीज है तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के पास होती है, पर किसी बड़ी कंपनी के सीईओ के पास नहीं, और वो है कुछ नया पैदा करने की भूख, अकेले चलने की हिम्मत और किसी ब्रांड वैल्यू का कोई प्रेशर नहीं। आइए अब एक एक करके प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन की चारों स्टेजेस को और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली स्टेज को कॉन्सेप्ट या सीड स्टेज कहने के पीछे एक बहुत ऑब्वियस रीजन होता है कि किसी भी नई चीज की शुरुआत एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया से होती है, या ये कह लीजिए बड़े से बड़े पेड़ का जन्म एक छोटे से सीड से ही होता है। ये नेमिंग रीजंस जितने ऑब्वियस हैं, ये स्टेज उतनी ही मुश्किल और क्रूशियल है। इस स्टेज में फाउंडर अपने पैशन और विजन को पहचानने और क्लियर करने की कोशिश करता है, जो कि किसी एक नए प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में होता है। एक बार विजन क्लियर हो जाए तो आप अपने प्रोडक्ट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। प्रोडक्ट या सर्विस का मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट के फीचर्स और फायदे क्या हैं, क्या उसे बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कितनी और किस तरह की रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे और ये कहां मिलेंगे, कितने फंड की जरूरत पड़ेगी और कब कब। ये सारे सवाल ही आपका बिजनेस प्लान तैयार करते हैं। आप खुद अपने प्रोडक्ट के बारे में जितने ज्यादा सवाल उठाएंगे उसमें उतनी कमियां निकालेंगे। आपका बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। इसी पहली स्टेज में एक एंटरप्रेन्योर को आइडिया हो जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट जो कस्टमर्स तक पहुंचेगा वो कैसा होगा या होना चाहिए, मार्केट कंपटीशन कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा और प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्टिंग क्या आएगी या आनी चाहिए। इसके बाद डेवलपमेंट स्टेज में लोग बातें करना और ख्याली पुलाव पकाना बंद कर देते हैं और अपने अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में लग जाते हैं। शुरुआत में बेसिकली सिर्फ दो टीमें होती हैं, इंजीनियरिंग और मार्केटिंग। मार्केटिंग टीम का काम होता है डिफाइंड बिजनेस प्लान के बेसिस पे पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढना और उन्हें टारगेट करना शुरू कर देना। साइड बाय साइड यही मार्केटिंग टीम
आपके स्टार्टअप के लिए प्रपोजल्स और सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करती है, जो लेकर आप किसी बड़े वेंचर कैपिटल या किसी और कॉरपोरेट के पास जाते हैं फंडिंग के लिए। मार्केटिंग टीम कस्टमर्स इंसाइट्स इकट्ठा कर इंजीनियरिंग टीम को पास ऑन करती है, ताकि वो प्रोडक्ट्स के फाइनल फीचर्स और फंक्शंस को कस्टमाइज कर सकें। इंजीनियरिंग टीम पहले फाउंडर के विजन को रिक्वायरमेंट्स में ब्रेक करती है और उसका डॉक्यूमेंट तैयार कर लेती है। इससे ये स्पेसिफाई हो जाता है कि डिजायर्ड प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए कैसे टूल्स और मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। इंजीनियरिंग टीम प्रोडक्ट डेवलपमेंट मॉडल पे काम करती है, जिसका पहला स्टेज होता है किसी भी विजन को रिक्वायरमेंट्स में स्पेसिफाई करना। दूसरी स्टेज में प्रोडक्ट का डिजाइन रेडी किया जाता है। तीसरी स्टेज में फाइनल डिजाइन को सूटेबल मैकेनिज्म की मदद से एक प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इसके बाद चौथी स्टेज में फिनिश्ड प्रोडक्ट की लैब टेस्टिंग होती है, जहां हमें फाइनली ये पता चलता है कि इतनी मेहनत के बाद प्रोडक्ट फाउंडर और टीम के एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरती है या नहीं। इस स्टेज को हम वेरिफिकेशन कहते हैं। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद पांचवें और आखिरी स्टेज में प्रोडक्ट के लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के ऊपर काम किया जाता है। इस इंजीनियरिंग मॉडल को वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल भी कहा जाता है, जिसका मेन फोकस होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिस्क को कम से कम करना। तीसरी स्टेज को हम अल्फा बीटा टेस्ट कहते हैं। इस स्टेज में इंजीनियर्स अपनी उसी वाटरफॉल मॉडल को फॉलो करते हुए अपना पहला शिपमेंट रेडी करने की तरफ बढ़ते हैं। साइड बाय साइड मार्केटिंग टीम कुछ आउटसाइडर्स को बुलाकर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और फीडबैक रिकॉर्ड करती है, ताकि कंपनी ये जान सके कि प्रोडक्ट्स किस हद तक अपने पर्पस को फुलफिल कर पा रहे हैं या क्या कुछ लास्ट मिनट इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मार्केटिंग टीम लॉन्च और सेल के लिए ब्रांड की वेबसाइट, ब्रोशर, न्यूज़पेपर एड, टीवी एड, प्रेस किट, लॉन्च इवेंट प्रेजेंटेशन और बाकी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स और ऑफर्स तैयार करती है। और इंजीनियरिंग टीम प्रोडक्ट के फर्स्ट हैंड फीडबैक के हिसाब से जरूरी इंप्रूवमेंट्स करके फर्स्ट शिपमेंट रेडी करते हैं। अब फाइनली प्रोडक्ट लॉन्च और पहले कस्टमर शिपमेंट को डिलीवर करने का समय आता है। एक बार जब किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स डिजायर्ड रिजल्ट्स देने लगते हैं, तो कंपनी उनके प्रमोशन और लॉन्च के लिए पानी की तरह पैसे बहाने लगती है। बड़ी बड़ी प्रेस इवेंट्स, शहर शहर में मार्केटिंग प्रोग्राम्स, और इसी समय कंपनी एक एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड सेल्स वाइस प्रेसिडेंट को भी हायर करती है और उनके कंधों पर सेल्स की सारी जिम्मेदारी दे देती है। चाहे बिजनेस प्लान कैसा भी हो, सेल्स वीपी का फोकस सिर्फ कंपनी को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाकर देना होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी से उसे ज्यादा मतलब नहीं होता। उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि वो कचरे को सोना बताकर बेच सकता है। इन सब के बाद अगर प्रोडक्ट लॉन्च आपकी सक्सेसफुल रही, इन्वेस्टर्स को इनिशियल पब्लिक रिस्पॉन्स और प्रॉफिट मार्जिन जैसा सोचा था वैसा मिला, तो वही इन्वेस्टर आपको और पैसे ऑफर करता है और आपके पास बाहर से भी इन्वेस्टर्स आने शुरू हो जाते हैं। रातों रात आप, आपका स्टार्टअप और आपके प्रोडक्ट्स जीरो से हीरो बन जाते हैं। दोस्तों, ये सब सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा ना? आपके भी मन में इसी तरह रातों रात हीरो बनने की ख्वाहिश जग रही होगी। पर इससे पहले कि आप बिना कुछ सोचे मैदान में कूद पड़ें, इस प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन मॉडल के ड्रॉबैक्स भी जान लीजिए। सबसे पहला यह है कि इस मॉडल की शुरुआत ही एक एजम्पशन से होती है। फाउंडर की ये बिलीफ होती है कि उसे पता है उसके कस्टमर्स कौन हैं, उन कस्टमर्स की नीड क्या है और कैसे उस नीड को बेचा जा सकता है। लाखों करोड़ों रुपए बस इस एजम्पशन और फेथ आइडिया पे लगाए जाते हैं। दूसरा रिस्की एजम्पशन ये होता है कि फाउंडर को लगता है उसे पता है कस्टमर्स को उसके प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स चाहिए। जब आप मार्केट के लिए कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है खुद की सोच को साइड कर कस्टमर्स के नजरिए से देखना, और यही सबसे क्रूशियल एलिमेंट होता है इस पूरी प्रोसेस का। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा, तो प्रॉफिट तो दूर की बात, आपकी कंपनी के एग्जिस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। तीसरा रिस्क तब आता है जब कंपनी प्रोडक्ट की लॉन्च डेट पहले ही अनाउंस कर देती है।
आज की डेट में जहां मार्केटिंग ही सब कुछ है, जो दिखता है वही बिकता है, तो कंपनी के फाउंडर भी पूरी कोशिश करते हैं कि अपने प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए ग्रैंड से ग्रैंड इंतजाम किया जाए और अच्छी से अच्छी जगह की बुकिंग पहले से ही कर दी जाए, जिसकी वजह से लॉन्च डेट कैलेंडर में बहुत पहले ही मार्क कर दी जाती है। अब अगर प्रोडक्ट में कमी हो तो हो, लेकिन लॉन्च डेट बदलना और ज्यादा रिस्की बन जाता है। चौथा ड्रॉबैक इस मॉडल में यह है कि ये पूरी की पूरी क्विक एग्जीक्यूशन बेस्ड है। इसमें रिसर्च, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग और लर्निंग का स्कोप है, पर उतना नहीं, क्योंकि सारा एम्फेसिस एग्जीक्यूशन और डिलीवरी पर होता है और इसी चक्कर में प्रोडक्ट की क्वालिटी और एफिशिएंसी को सफर करना पड़ता है। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि अच्छी चीजों में वक्त लगता है और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर उन्हीं कम लोगों में से एक होता है। तो दोस्तों, ये सब सुनकर उदास या डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑथर ने आगे के चैप्टर्स में स्टार्टअप से जुड़े हर मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही डिटेल में बताया है। द पाथ टू द एपिफेनी। दोस्तों, ज्यादातर कंपनीज के बिजनेस हाइपोथेसिस में प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस मिसिंग होता है। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन मॉडल में पहली बार प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है। बीटा स्टेज पर तब तक ट्रेन बहुत दूर निकल चुकी होती है। एक दूसरा मॉडल, जिसे हम कहते हैं कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन मॉडल के इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए बनाया गया है। इस मॉडल में किसी भी नई कंपनी के सारे कस्टमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज का ब्रेक डाउन करके उनके लिए एक अलग स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनाया गया है, जो कि 4 इजी टू अंडरस्टैंड स्टेप्स में बटे हुए हैं। पहला है कस्टमर डिस्कवरी। इस स्टेज में हम पहले फाउंडर के विजन को कुछ प्रीफर्ड बिजनेस मॉडल हाइपोथेसिस में बदलकर डायरेक्ट कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स के पास ले जाते हैं, उनके रिएक्शन जानने के लिए, जिससे कोई एक हाइपोथेसिस को चुनना और सही मानकर काम करना शुरू करना आसान हो जाता है। दूसरा है कस्टमर वैलिडेशन। इसमें हम ये चेक करते हैं कि सिलेक्टेड मॉडल रिपीटेबल और स्केलेबल है या नहीं। अगर नहीं तो हम वापस से कस्टमर डिस्कवरी पे चले जाते हैं। तीसरा है कस्टमर क्रिएशन। इस स्टेज से एग्जीक्यूशन प्रोसेस की शुरुआत होती है। इसमें हम एक कस्टमर डिमांड जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे एक सेल्स चैनल डेवलप होता है और बिजनेस को स्केल मिलता है। चौथा है कस्टमर बिल्डिंग। इस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप से बदलकर एक प्रॉपर कंपनी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जो कि जानी जाती है एक वैलिडेटेड मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए। इस कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल की सबसे खास बात यह है कि इसका हर स्टेप रिपीटेबल होता है, जो फ्यूचर में हो सकते बड़े नुकसान के चांसेस को बहुत कम कर देता है। मतलब अगर किसी भी स्टेप पे आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप रुककर पिछले स्टेप पे वापस जा सकते हैं, क्योंकि बिना श्योर रिजल्ट्स के ये मॉडल आगे नहीं बढ़ता। इस मॉडल के फीचर्स हमें ये शो करते हैं कि स्टार्टअप्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। सक्सेस और अपने एक्चुअल गोल तक पहुंचने से पहले हमें कई फेलियर्स का सामना करना पड़ सकता है। यही चीज न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन मॉडल में मिसिंग थी। उस मॉडल में पीछे किसी स्टेज पे वापस जाना या उसे रिपीट करने का मतलब होता है लॉस। इसी ड्रॉबैक की वजह से मार्केटिंग टीम ये जानते हुए भी कि वो अभी पूरी तरह से लॉन्च के लिए रेडी नहीं है, या इंजीनियरिंग टीम ये जानते हुए कि प्रोडक्ट में अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन मॉडल उन्हें हेल्पलेस बना देता है। कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल में हर एक स्टेज के बाद और अगली स्टेज जस्ट पहले एक स्टॉप हाल्ट होता है, जहां आपको रिजल्ट्स के बारे में रुककर सोचने का समय मिलता है कि और जहां आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि पिछली स्टेज को रिपीट करने की जरूरत है या आगे बढ़ा जा सकता है। पर इससे पहले कि आप इस कस्टमर डेवलपमेंट मैनिफेस्टो में कूद पड़ें, आपके लिए कुछ रूल्स जान लेना बहुत जरूरी है, जिसके बेसिस पे इस पूरे मैनिफेस्टो की फॉर्मेशन हुई है। रूल नंबर 1 है कि आपकी बिल्डिंग में, आपके दिमाग में और आपके आसपास कोई फैक्ट्स मौजूद नहीं होते। उसके लिए आपको बाहर फील्ड में निकलना होगा। फाउंडर का सबसे पहला काम यही होता है कि अपने विजन और उनसे रिलेटेड हाइपोथेसिस को फैक्ट बेस्ड बनाए, और इसके लिए उसे मास फीडबैक और अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल ये मेक श्योर करता है कि फाउंडर और उसकी टीम
हर स्टेप पे कस्टमर की वैलिडेशन ले और फिर आगे बढ़े। कई बार कस्टमर्स के फीडबैक इतने अनप्रिडिक्टेबल और ब्रूटली हॉनेस्ट होते हैं कि एम्प्लॉयज उसे हायर अथॉरिटीज के पास ले जाने से डरते हैं। पर अगर ऐसा नहीं किया और फाउंडर ने उन फीडबैक्स को पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर इस मॉडल का कोई मतलब नहीं बनता। रूल नंबर 2 है कि आपको इस कस्टमर डेवलपमेंट प्रोसेस और अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को साथ में ले चलना होगा। यह पक्का करना होगा कि जैसे जैसे कस्टमर फीडबैक आ रहे हैं वैसे वैसे इंजीनियर्स भी प्रोडक्ट के डिजाइन में फास्ट एंड एफिशिएंट चेंजेस कर पा रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट मॉडल के वाटरफॉल इंजीनियरिंग सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। वहां आप सिर्फ इनिशियल स्टेज पे कस्टमर फीडबैक लेते हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बीच में इसका कोई स्कोप नहीं होता। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो कंपनी का बहुत नुकसान होगा। कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के लिए एक मिनिमम फीचर सेट यूज करती है जो कस्टमर इनपुट और एग्जीक्यूशन को फास्ट एंड इजी टू रिपीट बना देती है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि फेलियर हमारे सर्च प्रोसेस का एक बहुत अहम हिस्सा है। एक स्टेब्लिश्ड कंपनी और एक स्टार्टअप में यही तो फर्क है। स्टेब्लिश्ड कंपनीज को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से पता चलता है कि गलती होने के चांसेस कहाँ कहाँ होते हैं और इसीलिए वो बहुत आसानी से उसे अवॉइड कर लेते हैं। पर एज अ स्टार्टअप आपके पास ये लग्जरी नहीं होती। इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए ये मॉडल हर स्टेप पे कस्टमर वैलिडेशन लेता है ताकि स्क्रू अप्स और फेलियर के चांसेस को पूरी तरह से मिनिमाइज किया जा सके। पर बार बार वैलिडेशन लेने का मतलब होता है बार बार प्रोडक्ट में चेंजेस करना और जल्द से जल्द करना। फिर एक चेंज दूसरे चेंज को ट्रिगर करता है और फिर आपको एक सीरीज ऑफ चेंजेस और टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो अगर आपको फेलियर से डर लगता है तो कोई स्टार्टअप प्लान करने से पहले 10 बार सोचें। रूल नंबर 4 ये है कि कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल का मतलब पैसे बचाना नहीं है बल्कि पैसे प्रिजर्व करके सही जगह यूटिलाइज पर एक अच्छा एफिशिएंट बिजनेस मॉडल तैयार कर गोल होता है। एक स्टार्टअप के पास सबसे स्कार्स रिसोर्स पैसा ही होता है और ज्यादातर समय जिन फाउंडर्स के पास एक सूटेबल बिजनेस मॉडल नहीं होता वो कंफ्यूजन में हमेशा इधर उधर हाथ पांव मारते रहते हैं जिसमें पानी की तरह पैसे वेस्ट हो जाते हैं बिना किसी ठोस रिजल्ट के। रूल नंबर 5 है कि आपको हर इंफॉर्मेशन जो फील्ड में मिलती है उसका रेगुलर अपडेट अपने सारी टीम मेंबर्स और एम्प्लॉयज को देना होता है जिससे सारे लोग छोटी से छोटी डेवलपमेंट को भी फॉलो कर पाए और पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेम पेज पे बना रहे। पहले के समय में या न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन मॉडल में फाउंडर में टीम मेंबर्स और इन्वेस्टर्स के साथ सिर्फ वीकली या मंथली मीटिंग करते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। और तो और आज के समय में कम्युनिकेशन के सोर्सेज भी बहुत सारे और आसान हो गए हैं जैसे ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रियल टाइम चैटिंग एक्सेट्रा। जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरी में हमें कस्टमर डेवलपमेंट प्रोसेस की एक बहुत अच्छी झलक देखने को मिलती है और वहीं फ्लॉप स्टार्टअप्स की फेलियर स्टोरी में भी हमें कस्टमर डेवलपमेंट की झलक देखने को मिलती है। इस कस्टमर डेवलपमेंट बिजनेस मॉडल का मानना है कि जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस के एंड यूजर्स आम पब्लिक हैं तो बेहतर यही होता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्क्रैच से फिनिश तक हर कदम पर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स की नजर से देखे और कस्टमर के दिमाग से सोचे। क्योंकि अगर कस्टमर्स ने किसी भी कारण से आपके प्रोडक्ट या ब्रांड को रिजेक्ट कर दिया तो आप एज अ फाउंडर और एंटरप्रेन्योर सीधे मुंह के बल गिर जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कस्टमर डिस्कवरी स्टेज की फिलॉसफी क्या होती है। इसकी फिलॉसफी एक विजन होती है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू कस्टमर्स की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं या उनकी कौन सी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं और आप कैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए फाउंडर के साथ साथ हर जूनियर टीम मेंबर को फील्ड में निकलकर घूमना पड़ता है। वहां जाना पड़ता है जहां उन्हें उनके पोटेंशियल कस्टमर्स मिल सकते हैं और ये प्रोसेस कोई 1-2 दिन या हफ्तों का नहीं होता बल्कि लगातार कई हफ्तों और महीनों तक चलता है।
तब तक जब तक एक मास लेवल पर लोग फाउंडर के विजन में इंटरेस्ट दिखाकर उसे फैक्ट न बना दें। अपनी इस रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल बनाने के लिए आपको कुछ खास बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आपके कस्टमर्स के प्राइमरी नीड्स क्या हैं? आपके प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स लोग एक्सपेक्ट करते हैं? कस्टमर्स के अलग अलग स्पेशल रिक्वेस्ट क्या हैं? मार्केटिंग के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? अलग अलग रीजन्स में फोकस ग्रुप्स को स्प्रेड कर टेस्ट करना कि आपकी प्रोडक्ट सेल कहाँ ज्यादा हो सकती है और कहाँ कम, कहाँ लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और कहाँ कम। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद हमारे पास इस सवाल का जवाब होना चाहिए कि वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका कस्टमर्स सॉल्यूशन चाहते हैं, और क्या हमारे विजन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी है, और अगर सॉल्व कर पाती भी है तो कितनी अच्छी तरीके से। आपका विजन या प्रोडक्ट जितना ज्यादा कंपेलिंग होगा, आप उतने ज्यादा लॉन्ग टर्म रिपीट कस्टमर्स बना पाएंगे। एक बड़ी स्टेब्लिश्ड कंपनी जब मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट लाने के बारे में सोचती है तो उसे कस्टमर डिस्कवरी में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे कस्टमर्स पहले से ही मिले हुए होते हैं, यानी तय होते हैं, और उनकी नीड्स कंपनी पहले से जानती है। पर एक स्टार्टअप चाहकर भी अपने पहले प्रोडक्ट से पूरी मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई फिक्स्ड कस्टमर होते ही नहीं है। सारे उनके लिए पोटेंशियल कस्टमर की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास अपने कोई रेगुलर कस्टमर नहीं होते। तो उनके डिजायर्ड प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ये पता लगाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी स्टार्टअप के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपने पहले प्रोडक्ट में ही सारे फीचर्स देकर पूरी मेन स्ट्रीम मार्केट कैप्चर कर ले। ऐसे में एक स्टार्टअप के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि पहले वो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए उनके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करे, और जब वो कस्टमर्स अपना फीडबैक दें तब कंपनी उन फीडबैक्स को कंसीडर करते हुए पूरी मार्केट के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करे, और फिर उसे ही अपनी कंपनी के फर्स्ट प्रोडक्ट की तरह लॉन्च करे। मार्केटिंग के फील्ड में कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम अर्ली एवेंजलिस्ट्स कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी नए अनटेस्टेड बीटा प्रोडक्ट्स को खरीदने और फर्स्ट यूजर बनने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। ऐसे लोगों की मेंटालिटी होती है कि वो हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहें नई चीजें ट्राई करने के मामले में, फिर चाहे इसका सोल पर्पस सिर्फ शो ऑफ करना ही क्यों ना हो। इनके शो ऑफ करने से स्टार्टअप्स को बहुत फायदा होता है। मार्केटिंग टीम मेक श्योर करती है कि उनके अर्ली बीटा प्रोडक्ट्स ऐसे ही लोगों के हाथ में जाएं जिनसे उनके कस्टमर्स बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा हों। आपको YouTube और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट रिव्यूअर्स मिल जाएंगे जिनका काम ही इन प्रोडक्ट्स के अर्ली रिव्यूज लोगों तक पहुंचाना होता है। पर इस प्रोसेस में सबसे बड़ी गलती स्टार्टअप्स ये करते हैं कि वो अपने इन बीटा प्रोडक्ट्स को फ्री में या बहुत कम दामों पे लोगों में बांट देते हैं, जबकि इन अर्ली वेंजलिस्ट की एक्साइटमेंट ऐसी होती है कि ये मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार होते हैं। और अगर ऐसा ना होता तो हम उन्हें अर्ली वेंजलिस्ट नहीं कहते। इनिशियल स्टेज पे सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए प्रोडक्ट को डिजाइन करने का एक और रीजन होता है। इससे आपकी एक MVP मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, जिसमें सिर्फ वैसे कोर फीचर्स ही अवेलेबल होते हैं जो सिर्फ फाउंडर और इनसाइड टीम के विजन को फुलफिल करते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि कस्टमर्स ऐसी चीजें पसंद नहीं करते जिसमें भर भर के फीचर्स दिए गए, बल्कि ऐसी चीजें पसंद करते हैं जो उनकी नीड्स को फुलफिल करती हों। एक बार जब आपकी MVP तैयार हो जाती है, फिर आप उसे इन अर्ली इवेंजलिस्ट के पास भेज देते हैं, तो आपको यह भी पता चल जाता है कि आपके अकेले के कोर फीचर्स कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। अगर आप पहली बार में ही फुल फीचर लोडेड प्रोडक्ट्स टेस्टिंग के पर्पस से बनाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ आपका टाइम, पैसा, लेबर वेस्ट होगा, और फिर भी फीडबैक्स वही मिलेंगे तो एक MVP को मिलते हैं। चलिए अब एक पल को मान लेते हैं कि आप किसी स्टार्टअप के फाउंडर हैं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके अंडर काम कर रहे सारे एम्प्लॉयज की बिजनेस को लेकर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन सेम पेज पे चल रहे हैं। इसके लिए हम अलेक्जेंडर ओस्टरवाल्डर की बिजनेस मॉडल कैनवस का यूज करते हैं,
जो ये डिस्क्राइब करता है कि कंपनी किस तरीके से पैसे बनाना चाहती है। इस कैनवस में कुल 9 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है मार्केट साइज। मार्केट साइज ये डिसाइड करता है कि आपके प्रोडक्शन का स्केल क्या होना चाहिए, आपके प्रोडक्शन की कैपेसिटी एट प्रेजेंट कितनी है और सप्लाई और डिमांड का बैलेंस कैसा होना चाहिए, अगर मार्केट को सही ढंग से कैप्चर करना है तो। दूसरा है वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन ये डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो उसका कौन सा मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और सिर्फ अकेले एमवीपी की कितनी वैल्यू होगी। तीसरा है कस्टमर सेगमेंट्स। कस्टमर सेगमेंट्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके एंड यूजर्स मार्केट में किस किस बेसिस पे बटे हुए हैं और उन अलग अलग लोगों के क्या अलग अलग जरूरतें हैं, नीड्स हैं। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिंपली ये डिसाइड करता है कि आपके प्रोडक्ट्स देश दुनिया के अलग अलग कोनों में कैसे पहुंचे और बेचे जाएं। इसे आप आम भाषा में डिलीवरी सिस्टम भी कह सकते हैं। पांचवा है कस्टमर रिलेशनशिप। एंड ऑफ द डे आपकी कंपनी का अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, वही डिटरमिन करता है कि उनसे आपको आगे बिजनेस मिलेगा या नहीं। इसके लिए एक पूरी अलग डेडिकेटेड टीम होती है। सिक्स्थ है वैल्यू प्रोपोजिशन पार्ट 2। इसमें यह डिटरमिन किया जाता है कि मार्केट कंपटीशन के हिसाब से आपकी कंपनी कहां स्टैंड करती है। सातवां है की रिसोर्सेस। इस एलिमेंट में हम ये स्टेट करते हैं कि हमारे सप्लायर्स, जरूरी कमोडिटीज और बाकी के इसेंशियल बिजनेस रिसोर्सेस कौन कौन से हैं। आठवां है की पार्टनर्स। इसमें हम उन कंपनीज और एंटरप्राइजेस के नाम लिस्ट करते हैं जिनके साथ हमारी कंपनी की पार्टनरशिप होती है और जो हमारे बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। नाइन्थ है रेवेन्यू स्ट्रीम्स। रेवेन्यू स्ट्रीम्स में हम ये स्टेट करते हैं कि कंपनी की किस किस सेक्टर से कमाई होती है और हर इंडिविजुअल सेक्टर का उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है। ये पूरी लिस्ट एक कैनवास फॉर्मेट में ऑर्गेनाइजेशन के हर सीनियर अथॉरिटी और डिपार्टमेंटल हेड्स के पास होनी चाहिए। दोस्तों, एक बिजनेस मॉडल हाइपोथेसिस मिनिमम 2 पेज की एक शॉर्ट ब्रीफ होती है जो यूज की जाती है अपने टीम मेंबर्स को, इन्वेस्टर्स को और जो भी पार्टनर्स हैं उन्हें अपने विजन और बिजनेस की एक क्लियर कट आइडिया प्रोवाइड करने के लिए। ये ब्रीफ जितने सिंपल और कम शब्दों में हो उतना ही अच्छा होता है। इसमें बुलेट पॉइंटर्स ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के बजाय। कई ऐसे भी हाइपोथेसिस होते हैं जहां फाउंडर अगर कंफ्यूज होकर अपनी ब्रीफ में जगह खाली छोड़ देता है तो उस केस में पूरी टीम मिलकर उस ब्रीफ को नए फैक्ट्स और ओपिनियन से मॉडिफाई कर खाली जगह को भर दिया जाता है। सबसे पहले आता है मार्केट साइज हाइपोथेसिस। मार्केट साइज हाइपोथेसिस आपको ये पता करने में मदद करता है कि आपके स्टार्टअप के पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। शुरू में ही अगर मार्केट साइज का अंदाजा हो जाए तो इस बात का आइडिया लगाना आसान हो जाता है कि आपकी कंपनी को बिल्ड करने में जो इतने सारे लोगों का दिमाग, खून और पसीना लगेगा वो वर्थ भी है या नहीं। और सबसे खास बात, फाउंडर और इन्वेस्टर दोनों के ऑब्जेक्टिव्स आपके हाइपोथेसिस में क्लियर होने चाहिए, तो फ्यूचर में किसी तरह के डिस्प्यूट होने के चांसेस कम रहते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटीज को 3 चीजें ट्रिगर करती हैं। पहली है बड़ी तादाद में एक्टिव कस्टमर्स, दूसरी है क्लियर फ्यूचर कस्टमर ग्रोथ और तीसरी है एक्टिव कस्टमर्स तो अट्रैक्ट करने की अपॉर्चुनिटी। मार्केट साइजिंग के लिए हम 3 चीजों को कंसीडर करते हैं, टैम TAM, SAM SAM और टारगेट मार्केट। टैम का मतलब होता है टोटल एक्सेसिबल मार्केट, सैम का मतलब होता है सर्व्ड अवेलेबल मार्केट और टारगेट मार्केट का मतलब होता है मार्केट का वो सेक्टर जो आपकी प्रायोरिटी पे है। इन तीनों कैटेगरीज के यूज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो टोटल अवेलेबल मार्केट आपके लिए हो गए दुनिया के वो सारे लोग जो स्मार्टफोन यूज करते हैं। पर अगर आपकी एप्लीकेशन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होगी तो आपका सर्व्ड अवेलेबल मार्केट सिर्फ वो लोग होंगे जो इंग्लिश समझते हैं। और इसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ
एप्पल ऐप स्टोर पे अवेलेबल होगा तो फाइनली आपके टारगेट मार्केट में सिर्फ वही लोग आएंगे जो एप्पल के स्मार्टफोन यूज करते हैं। इसमें कांस्टेंट मार्केट स्विचिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर कोई स्मार्टफोन यूजर ब्लैकबेरी से एप्पल आईफोन पर स्विच कर गया हो तो वो भी आपके टारगेट मार्केट का हिस्सा बन जाएगा। इसीलिए मार्केट रिसर्च में हमें हरदम एक्टिव रहना पड़ता है। अब बारी आती है वैल्यू प्रोपोजिशन हाइपोथेसिस तैयार करने की। इसमें हम ये मेंशन करते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को क्या प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं। इसमें हम अपने प्रोडक्ट के सारे मेजर फीचर्स, बेनिफिट्स, कंपनी की लॉन्ग टर्म विजन और इनिशियल एमवीपी कैसे हो सकते हैं, ये सब इंक्लूड करते हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन को हम एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझ सकते हैं जिसमें एक कस्टमर आपके स्टार्टअप को हायर करता है अपनी नीड्स और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रोडक्ट ब्रीफ ज्यादातर प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम तैयार करती है फाउंडर के विजन को समझकर, और जब पूरी टीम उस पे एग्री करती है तो उसे ऑन पेपर डॉक्यूमेंट किया जाता है। पर प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स शेप करते समय ध्यान रहे कि आपको मोस्टली कस्टमर्स के नजरिए से सोचना होता है। कस्टमर क्या चाहता है? एक नई चीज जो बेहतर, फास्टर और चीपर हो, मार्केट में अवेलेबल दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले। इसके बाद हम कस्टमर सेगमेंट्स हाइपोथेसिस बनाते हैं। इसमें हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे कस्टमर्स आखिर हैं कौन। एक बैंक में काम कर रहा आदमी भी स्मार्टफोन चलाता है और एक स्कूल टीचर भी। तो क्या स्मार्टफोन से रिलेटेड इन दोनों की नीड्स और प्रॉब्लम्स सेम होंगी? जी नहीं। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि उसके कस्टमर्स कितने डाइवर्स हैं और जिसकी वजह से उनकी नीड्स, प्रॉब्लम्स और पैशन भी बिल्कुल डाइवर्स हो जाते हैं। अगर आपका स्टार्टअप इस हाइपोथेसिस में फेल कर गया या इसे स्किप कर दिया तो आप हमेशा सिर्फ एक ही फिक्स्ड तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस बनाते रह जाएंगे जो सिर्फ मार्केट के एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिमिटेड कस्टमर्स को ही टारगेट कर पाएगा, जिससे आपकी कंपनी के बड़े स्केल पे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आप शायद बस एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनकर रह जाएं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हाइपोथेसिस, इसे हम सिंपली वो प्रोसेस कह सकते हैं जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट या सर्विस कंपनी से निकलकर कस्टमर तक पहुंचती है। ये दो टाइप के होते हैं, फिजिकल और वेब। जहां फिजिकल सिस्टम में डॉक लोड करके रिटेलर और फिर वहां से कस्टमर तक पहुंचाने का एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, वहीं वेब सिस्टम में किसी भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोडक्ट ऑफर और सोल्ड दोनों ही ऑनलाइन ही हो जाते हैं। और अगर प्रोडक्ट कोई सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर फाइल है तो उसकी डिलीवरी भी ऑनलाइन ही हो जाती है। पर सालों से फिजिकल सिस्टम ही मार्केट में ज्यादा चलता है और इसी का दबदबा रहा है। लेकिन इस सिस्टम में रिस्क भी बहुत है, जैसे स्टॉक मेंटेन और फिजिकली स्टोर करने में पैसे लगते हैं। एक बार जब प्रोडक्ट लोड होकर वेयरहाउस से निकलता है तो डैमेज का खतरा भी होता है। प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को और बढ़ा देते हैं। आपके प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक कैसे और किस हालत में पहुंचेंगे, इससे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। और यही नहीं पता होता कि रिटेलर्स आपके प्रोडक्ट को सही मार्केट कर बेच पाएंगे भी या नहीं। तो डिलीवरी चैनल हाइपोथेसिस का मेन गोल होता है अपने प्रोडक्ट और कस्टमर को समझकर सही डिलीवरी सिस्टम को चुनना। ऐसे तो हाइपोथेसिस के सारे एलिमेंट्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ऑथर के हिसाब से सबसे क्रूशियल एलिमेंट होता है कस्टमर रिलेशनशिप। हाइपोथेसिस के इस पार्ट में हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि हम कस्टमर्स को अपनी सेल्स चैनल का हिस्सा कैसे बना सकते हैं और कैसे उनके साथ लंबे समय तक रिलेशन को बरकरार रखकर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कस्टमर्स के साथ ये रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए और उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं: अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन और परचेज। अवेयरनेस में आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को टीवी, डिजिटल, पोस्टर्स और न्यूज़पेपर ऐड के जरिए अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। फिर जो कस्टमर इंटरेस्ट स्टेज में आते हैं, इसका मतलब है आपके ऐड ने उन पर सही इंप्रेशन बनाया है और अब उनको थोड़ा और मोटिवेट करने की जरूरत है। इस स्टेज के बाद पोटेंशियल कस्टमर्स फिल्टर होकर कंसिडरेशन स्टेज पर पहुंचते हैं, जहां लगभग उन्होंने
आपके प्रोडक्ट को खरीदने का मन बना लिया होता है, बस उन्हें थोड़े पुश की जरूरत होती है। मोस्टली आपके एक्सक्लूसिव ऑफर्स या डिस्काउंट्स इस पुश का काम कर देते हैं। कंसिडरेशन के बाद जो लोग फाइनल परचेज स्टेप तक पहुंचते हैं, वो पोटेंशियल कस्टमर से चेंज होकर आपके एक्टिव कस्टमर बन जाते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं की रिसोर्सेज हाइपोथेसिस पे। इस हाइपोथेसिस में हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी कंपनी के ऑपरेशन और सक्सेस के लिए कौन कौन से एक्सटर्नल रिसोर्सेज जरूरी हैं, उन्हें कैसे ढूंढा और सिक्योर किया जाए। इन रिसोर्सेज को 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है: फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं ऑफिस स्पेस, फैक्ट्री, वेयरहाउस, व्हीकल्स और बाकी की फैसिलिटीज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कंपनी की ब्लड लाइन होते हैं। इसमें मेजरली इक्विपमेंट लीज, फैक्ट्री ऑपरेशंस के खर्चे और वेंडर फाइनेंसिंग आते हैं। फाइनेंशियल के बाद अगर कोई सबसे जरूरी रिसोर्स है तो वो है ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें आपकी पूरी लेबर फोर्स आ जाती है, कंपनी का हर एक एम्प्लॉय। और आखिरी रिसोर्स जो कि आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इन प्रॉपर्टीज को आपके परमिशन के बिना और कोई अपने फायदे के लिए या किसी भी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता, जैसे आपके लोगोज, स्लोगन्स, सॉफ्टवेयर्स, सॉन्ग्स, मूवीज, साइंटिफिक फार्मूला, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। कस्टमर डिस्कवरी के इस फेज में अपने विजन के हाइपोथेसिस के साथ आपके स्टार्टअप की कोर टीम फील्ड में उसे टेस्ट करने के लिए निकलती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको 3 सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। क्या आप वाकई में कस्टमर की प्रॉब्लम को सही ढंग से समझ पाए हैं? क्या वो प्रॉब्लम जिसे आप अपनी हाइपोथेसिस से सॉल्व करना चाहते हैं इतनी बड़ी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड हों? और क्या लोग आपके प्रोडक्ट या विजन के बारे में आगे और लोगों को बताने के बारे में सोचेंगे? आप कस्टमर डिस्कवरी को एक 3 स्टेप प्रोसेस की तरह समझ सकते हैं। पहले में आप एक बिजनेस मॉडल के बारे में सोचते हैं, फिर उस मॉडल पे बेस्ड आप एक हाइपोथेसिस तैयार करते हैं और फिर लास्ट में आप उसे टेस्ट करने के लिए फील्ड में डायरेक्ट पब्लिक से मिलते हैं। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप सबसे पहले सिंपली एक चेकलिस्ट बनाते हैं, जिसमें वो सारी प्रॉब्लम्स और पर्पस मेंशन होते हैं जिन्हें आप एज ए फाउंडर फुलफिल करना चाहते हैं। इसके बाद पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन के बाद आप उस लिस्ट के कंटेंट्स के आगे बस पास या फेल लिखते जाते हैं और एंड में हर एक कस्टमर के एडिशनल फीडबैक भी नोट करते हैं। ये डेटा आपको आपकी असलियत बताता है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अपने गोल से कितने पास हैं या कितने दूर हैं। फिर यह हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, टेस्ट, इनसाइट का सिस्टम एक लूप में चलता रहता है, तब तक जब तक मोस्टली फीडबैक पॉजिटिव ना आने लगे। फीडबैक और इनसाइट के लिए जब आप पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो सबसे मुश्किल होती है उन्हें अपने बिजनेस शेड्यूल से थोड़ा समय निकालकर आपकी बात सुनने के लिए कन्विंस करना और पूरे समय उनकी आंखों में देखकर वैसी बात करना जिसमें शायद उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, वो भी तब जब आप उनको पर्सनली जानते भी ना हो। तो शुरुआत के लिए आप 50 टारगेट कस्टमर से शुरुआत कर सकते हैं, पर ऑथेंटिक सर्वे के लिए मिनिमम आपको 200 लोगों से मिलना होता है। पर सवाल ये उठता है, इतने सारे लोगों के कांटेक्ट आपको मिलेंगे कहां से? पहले आप अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली से शुरुआत कर सकते हैं और फिर अपने और अपनी टीम के सोशल मीडिया अकाउंट्स के कॉन्टैक्ट्स को यूज कर सकते हैं। इन सारे कॉन्टैक्ट्स में हमें सबसे ज्यादा फोकस उन गैजेट फ्रीक लोगों पे करना चाहिए जिनके पास लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले एडवाइस लेने आते हैं, जैसे टेक यूट्यूबर्स और वैसे छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो लोगों को प्रोडक्ट या कोई सर्विस रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर फीडबैक प्रोसेस के अलग अलग राउंड्स में आपको हर पिछले राउंड से कुछ सीख कर अलग अलग चीजें ट्राई करनी चाहिए। जैसे आप अपने दूसरे राउंड में एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं जिसमें एक स्लाइड में आप वो सारी प्रॉब्लम्स को मेंशन करेंगे जो पिछले राउंड में कस्टमर्स ने जताई थी। दूसरे स्लाइड में उन प्रॉब्लम्स के वैसे सॉल्यूशंस जो आज प्रेजेंट डे में लोग यूज करते हैं और फिर तीसरे स्लाइड में उन सारी प्रॉब्लम्स के प्रपोज्ड सॉल्यूशन जो आपकी रिवाइज्ड हाइपोथेसिस कस्टमर को प्रोवाइड करने का दावा करते हैं। और वो प्रेजेंट डे सॉल्यूशन से
कई गुना बेहतर होने चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन इतनी इंटरेस्टिंग और अपीलिंग होनी चाहिए कि आपको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही ना पड़े। आपके बिहाफ पे पब्लिक ही सारी बातें करे। कस्टमर डेवलपमेंट के पीछे मेन थॉट ही यही होता है कि कस्टमर्स बोलें और आप सुने और उन्हें नोट करें। पर जब आप किसी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप या किसी और चीज के लिए मीटिंग करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे मीटिंग के पहले और बाद में सामने वाली कंपनी के की पार्टिसिपेंट्स से पर्सनली वन ऑन वन मिलकर उनके इंडिविजुअल फीडबैक जरूर लें, क्योंकि कॉर्पोरेट सेटअप में कई बार इंसान अपने सीनियर्स या बिजनेस पार्टनर्स के सामने खुलकर बात नहीं कर पाता। कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने स्टार्टअप के कोर टीम और सामने वाली कंपनी के डिसीजन मेकर्स के साथ एक इनफॉर्मल मीटिंग सेटअप की जाए, जिससे दोनों कंपनीज के लीडर्स खुलकर अपॉर्चुनिटीज और प्रोस कॉन्स डिस्कस कर सकें। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप हमेशा शुरुआत में ही अपना गोल क्लियर कर दें, ताकि सामने वाली पार्टी भी समझ जाए कि मीटिंग किस डायरेक्शन में जाने वाली है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप र्यूड हो जाएं। पूरे समय आपको हम्बल और फ्लैटरी रहकर सामने वाली बड़ी मछली को जाल में फंसाना होता है। फीडबैक प्रोसेस के इस फर्स्ट फेज में कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप सारे डेटा को इवेल्युएट करके एक मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट मतलब MVP डेवलप करने की तरफ बढ़ते हैं, कुछ मेजर गलतियां होती हैं जिन्हें अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सबसे जरूरी चीज यह है कि किसी भी स्टेप पे ये कस्टमर डिस्कवरी प्रोसेस फाउंडर के हाथ से निकलकर पूरी तरह से कंसल्टेंट्स और एम्प्लॉयज के हाथ में ना चली जाए। इससे स्टार्टअप का विजन पूरी तरह से बिखर सकता है। दूसरा यह है कि जब हम कमेंट्स को समराइज करें, सारे फीडबैक्स का एक एवरेज निकालते हैं, तो उस बीच वैसे स्पेशल डिस्टिंक्ट फीडबैक्स जिन पे अलग से ध्यान देने की जरूरत थी वो कहीं छिप ना जाएं। अगर आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो नेशनल मोबाइल मैसेजिंग लॉज और प्राइवेसी पॉलिसीज की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। इन्हें वायलेट करने पर आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जब आप एक ऑनलाइन MVP डेवलप कर रहे होते हैं तो ध्यान रहे कि ऑनलाइन टूल्स आपकी फीलिंग्स और बातों को एग्जैक्ट ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते। इसी वजह से लोग ऑनलाइन सर्विस में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते एज कंपेयर टू इन पर्सन इंटरेक्शन। जब आपकी कस्टमर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने लगती है तो बहुत जरूरी होता है कि आप एज अ फाउंडर एंड एंटरप्रेन्योर राइवल कंपनीज, इंडस्ट्री एनालिस्ट, मीडिया एग्जीक्यूटिव्स और बाकी के जो मार्केट के की इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनसे मिलना जुलना शुरू कर दें, ताकि कस्टमर की प्रॉब्लम्स और नीड्स के साथ साथ आपको मार्केट के कंपटीशन का हाल भी पता चलता रहे। आप इसके लिए रेगुलरली ट्रेड शोज और अलग अलग बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड कर सकते हैं, जहां आपको अलग अलग स्टार्टअप्स के ट्रेल और पार्शियली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स देखने और उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। और वैसे भी आपको उस मार्केट की शेप और डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जिसमें कॉम्पीट करने की आप तैयारी कर रहे हैं। सक्सेस सिर्फ कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से नहीं मिलती। सक्सेस उन्हें मिलती है जो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, और इसे ही हम बिजनेस सेक्टर में अर्ली मूवर एडवांटेज कहते हैं। दोस्तों, पिछले कस्टमर डिस्कवरी फेज में हमने ये जाना कि कस्टमर्स की नीड्स, प्रॉब्लम्स और पैशन क्या क्या हैं और उनका पता कैसे किया जाए। और अब इस फेज में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हमारे स्टार्टअप ने डीकोड किए हैं वो कितने फिट बैठ रहे हैं, लोग हमारे सॉल्यूशन से कितना खुश हैं और हमारे प्रोडक्ट को खरीदने और यूज करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। इस फेज में हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। नए सॉल्यूशन के हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल और टीम को अपडेट किया जाता है। प्रोडक्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट बनाई जाती है। प्रोडक्ट के प्रपोज्ड सॉल्यूशन को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट के रिजल्ट्स के हिसाब से फिर से बिजनेस मॉडल और टीम को अपडेट किया जाता है और लास्ट में एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है। अभी तक सारे स्टार्टअप्स की MVP तैयार हो जानी चाहिए। एक MVP के सिंपल और मिनिमम फीचर के साथ आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके विजन से कस्टमर्स को उनकी प्रॉब्लम्स का सही सॉल्यूशन मिल पा रहा है या नहीं। अब जब आपके फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट हो चुके हैं और आपको कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स और मार्केट की सिचुएशन का अच्छा खासा आइडिया हो चुका है, तो अब यहाँ पर एक पॉज लेकर चीजों को रिव्यू करने की जरूरत होती है।
इसे हम पिवट पॉइंट कहते हैं। इस पिवट पॉइंट पे हम अपने स्टार्टअप की कोर टीम और सारे इन्वेस्टर्स को इकट्ठा करके उन सारे फीडबैक फॉर्म्स और लर्निंग्स पे डिस्कशन करते हैं और एक कलेक्टिव एफर्ट से अपने बिजनेस मॉडल में रिक्वायर्ड चेंजेस करते हैं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कस्टमर डिस्कवरी के पहले 2 फेजेस के बाद आपके मॉडल में कोई चेंज ना आए। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है या तो आपने पिछले 2 फेजेस सही से कंडक्ट नहीं किए या तो आपने कस्टमर फीडबैक से कुछ सीखा नहीं। सारे फीडबैक्स को बारीकी से रिव्यू करने का मोटिव ये होता है कि अगर किसी एक जरूरी फीचर के एड ऑन या सब्सट्रैक्शन से प्रोडक्ट के कुछ बायर्स बढ़ते हैं तो इससे स्टार्टअप के विजन और भी ज्यादा बेहतर और इफेक्टिव हो जाते हैं। फीचर ऐड करने का ये मतलब नहीं होता कि इस इनिशियल लेवल पे ही अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल फीचर लोडेड बना देना। फीचर ऐड करने का मतलब है अपने एमवीपी के कोर फीचर्स में कुछ माइनर मेजर इम्प्रूवमेंट्स करके उसे और इफेक्टिव बना देना। पर सिर्फ एमवीपी को बेहतर बनाकर आप आम जनता को तो खुश कर सकते हैं, पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज और वेंजलिस्ट होते हैं जिनके साथ आप पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं, वो अब आपसे 18 मंथ्स फ्यूचर प्लान की डिमांड करते हैं। इस प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद आपको कुछ मेजर सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए, जैसे आप किन मार्केट्स में कम्पीट करने वाले हैं, आपका प्रोडक्ट बाकियों से कैसे अलग है, उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या हैं और इनिशियल स्टेज पे जो आपकी प्राइसिंग और डिलीवरी चैनल एजम्पशंस थे वो क्या अभी भी सेम रह पाएंगे। इस पॉइंट पर हम अपनी पहली पिवट डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं जब पूरी टीम इंक्लूड इन्वेस्टर्स इस बात पे राजी हो चुकी होती है कि उनके सर्वे ने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं जिससे उन्हें एक बेहतर बिजनेस मॉडल मिल गया है जिसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। एक बार जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कस्टमर डेवलपमेंट टीम रिवाइज्ड हाइपोथेसिस पे एग्री कर जाते हैं तो अगला स्टेप होता है सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन बनाना। ये प्रेजेंटेशन कोई फंड रेजिंग या रिक्रूटमेंट प्रेजेंटेशन की तरह या आपके पिछले फेज की प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन की तरह नहीं होता। इसका एम प्रोडक्ट के रिवाइज्ड एजम्पशंस को टेस्ट करना होता है। ये कंफर्म करना होता है कि नए रिवाइज्ड सॉल्यूशंस कस्टमर्स के मेंशन्ड सारे मेजर प्रॉब्लम्स और नीड्स के लिए सही फिट बैठ रहे हैं और वो सारे हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करने और खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। इस प्रेजेंटेशन की एक आउटलाइन होती है। सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन में उन कस्टमर प्रॉब्लम्स को रिव्यू करते हैं, कस्टमर्स को उन पर्टिकुलर मेजर प्रॉब्लम्स को याद दिलाते हैं जो पिछले फेज में उन्होंने हमसे शेयर किया था और उसे सॉल्व करना कितना जरूरी है इसकी अर्जेंसी जताते हैं। कस्टमर से बातचीत कर सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी को उनके ही मुंह रीवैलिडेट और देखते हैं कि सिचुएशन अभी भी वही है या कोई बदलाव आया है जिसके बारे में कंपनी को खबर ही नहीं है। इसके बाद हम सॉल्यूशंस को डिस्क्राइब करने की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम अपने प्रोडक्ट के रिवाइज्ड फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं। इसमें हो सके तो अपने प्रोडक्ट के कुछ एमवीपीज, प्रोटोटाइप्स और स्केचेस भी दिखाते हैं जिससे कस्टमर्स का इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाए और हमारी बात ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक और फैक्चुअल लगे। अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले और बाद में कस्टमर के वर्क फ्लो को जरूर डिस्क्राइब करें कि आपके प्रोडक्ट के आने से पहले तक वो कैसे काम करते थे और अब आपके प्रोडक्ट की वजह से क्या बदलाव आएगा। ये बिफोर आफ्टर इफेक्ट देने से कस्टमर्स बेहतर इमेजिन कर पाते हैं। ये तीनों प्रोसीजर्स सही तरह से एग्जीक्यूट करने के बाद ही कस्टमर से अपने प्रोडक्ट की वैल्यूएशन का एक रफ आइडिया लेने की कोशिश जरूर करें। ज्यादातर लोगों की पब्लिकली पैसे की बात करना पसंद नहीं होता, इसीलिए कोशिश करें कि बातें बिल्कुल फ्लो में हो जाएं। वैल्यूएशन का आइडिया होना इसलिए जरूरी है क्योंकि भले ही लोगों की प्रॉब्लम्स एक जैसी हों पर हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है। प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करने से पहले अपने प्रोडक्ट के 5 मेजर फीचर्स जो कस्टमर्स की लाइफ बदल सकते हैं उन्हें वापस से रिमाइंड जरूर करें ताकि फिर से एक बार ये पक्का हो जाए कि आपके पास इस प्रेजेंटेशन का प्राइमरी एम क्या है। इस पूरे प्रेजेंटेशन को करने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कस्टमर्स को एंगेज्ड रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस 20 मिनट के बाद हम कस्टमर्स के लिए क्वेश्चंस और फीडबैक राउंड ओपन करते हैं जहां हम उन्हें
वन ऑन वन इंटरेक्शन भी करते हैं और उनसे फीडबैक फॉर्म भी फिल करवाते हैं। इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं जो ऑथर सजेस्ट करते हैं। कस्टमर से प्रेजेंटेशन के बीच में ज्यादा सवाल ना पूछें, इससे हो सकता है आप बातों में उलझ जाएं और प्रेजेंटेशन का फ्लो बिगड़ जाए। मीटिंग के पहले और बाद में पार्टिसिपेंट से वन ऑन वन डिस्कशन जरूर करें। लोगों के फीडबैक और इंटरेस्ट को प्रोडक्ट की सेल से जोड़ के देखें ताकि आपको पता चले कि प्रोडक्ट सोसाइटी और मार्केट के किस सेक्टर और किस मीडियम के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। और लास्ट ये कि अपने एमवीपी में नए फीचर्स ऐड करने के बजाय अगर फीचर कम करने से बात बन जाती है तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक एमवीपी का मेन फीचर यही होता है कि वो बिल्कुल बेसिक और मिनिमलिस्टिक होते हैं। और जब आपको लगने लगा होगा कि आपके कस्टमर्स डिस्कवरी प्रोसेस ने आपकी हाइपोथेसिस को हार्ड फैक्ट्स में बदल दिया है, तो अब बारी है उसे कस्टमर वैलिडेशन के लिए चेक करने की। इस प्रोसेस में हमें 3 इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। पहला, क्या हमें ऐसा प्रोडक्ट मिल गया है जो मार्केट में फिट बैठेगा और वो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है, क्या उस सॉल्यूशन की मार्केट या कस्टमर्स की नजर में उतनी डिमांड है। दूसरा, हमारे कस्टमर्स कौन हैं और उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जब तक आपको ये पता नहीं चल जाता कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, तब तक आप प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिसाइड नहीं कर सकते। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या आपका प्रोडक्ट कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिला सकता है। क्या आप उससे इतना पैसा और स्केल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी पूरी टीम इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स को एक फुल स्टॉप पे लाना होता है ताकि इन तीनों मेजर सवालों के जवाब डिस्कस किए जा सके, बिल्कुल एक बोर्ड मीटिंग की तरह। यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि आगे बढ़ा जा सकता है या पिछले स्टेप्स को फिर से दोहराने की जरूरत है। इसके लिए ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स स्टेज 1 से चीजों को रिव्यू करना पसंद करते हैं, क्योंकि यही सबसे अच्छा टाइम होता है। इसके बाद शायद मौका ना मिले। अभी हम सिर्फ हाइपोथेसिस स्टेज पे हैं। इसके बाद जब हम प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग स्टेज शुरू कर देते हैं तो वहां किसी भी तरह की भूल चूक का खमियाजा बहुत महंगा साबित हो सकता है। आपका प्रोडक्ट मार्केट में फिट बैठ रहा है या नहीं, इस सवाल के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, आप जो प्रॉब्लम अपने प्रोडक्ट के जरिए सॉल्व करना चाहते हैं वो लोगों की नजर में कितनी अर्जेंट और जरूरी है। दूसरा, आपका प्रोडक्ट वाकई में इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम एक्सक्लूसिवली सॉल्व कर रहा है या सिर्फ उस सॉल्यूशन को ज्यादा सस्ते दाम में प्रोवाइड कर रहा है। और तीसरा है, मार्केट में क्या प्रोडक्ट खरीदने वाले इतने कस्टमर्स हैं जिससे एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाई जा सके। आपका प्रोडक्ट किसी सीरियस प्रॉब्लम को अटैक करता है या नहीं, ये सवाल आपको अपने सर्वे में लोगों से डायरेक्टली पूछना होता है, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या फेस टू फेस। और लोग किस एक्साइटमेंट के साथ रिप्लाई देते हैं, आपको बस वही ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करना होता है। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम बड़ी होगी, लोग उतने ज्यादा उसके सॉल्यूशन के लिए एक्साइटेड होंगे, और लोग जितने ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी होगी। इस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए कुछ की क्वेश्चंस उठाने और डिस्कस करने पड़ते हैं। क्या आप कस्टमर्स के दोस्त, फैमिली मेंबर्स या कलीग्स भी उस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं जिसके सॉल्यूशन के लिए वो आपके प्रोडक्ट को कंसीडर कर रहे हैं? क्या वो कस्टमर्स उस प्रॉब्लम को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि आपके प्रोडक्ट के बारे में आगे लोगों को बताएंगे? क्या जिस प्रॉब्लम को आप अपने प्रोडक्ट से सॉल्व करने का दावा करते हैं उसके लिए प्रेजेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं है? लोग सिर्फ घरेलू उपाय या जुगाड़ पे डिपेंड करते हैं। कस्टमर के बिफोर और आफ्टर लाइफस्टाइल डायग्राम में कितना मेजर डिफरेंस है, चेंज कितना ड्रामेटिक है। क्या कस्टमर्स की एक्साइटमेंट बिल्कुल क्लियर है या उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन भी है? और जो चेंज आपके प्रोडक्ट कस्टमर्स की लाइफ में लाएगा, क्या उस डिफरेंस के लिए वो पे इतना जरूरी समझते हैं? कस्टमर्स आपके विजन में कितना इंटरेस्टेड हैं, इस बात का पता एमवीपी के लेवल पे ही चल जाता है। अगर वो आपके एमवीपी के लिए भी उतना ही एक्साइटेड हो रहे हैं जितना आप अपने फाइनल प्रोडक्ट के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब आपके विजन में दम है और आप सही ट्रैक पर हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट में आपके इस प्रोडक्ट के लिए उतनी संख्या में खरीदार हैं जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को बड़ा बना सकें? क्या मार्केट में आपकी एक्सपेक्टेशन जितना स्कोप या अपॉर्चुनिटी है,
इसके लिए आपको वापस से कस्टमर डिस्कवरी के पहले स्टेज पे जाकर अपने टोटल एक्सेसिबल मार्केट, सर्विसेबल मार्केट और टारगेट मार्केट वाले हाइपोथेसिस को कस्टमर के आज के फीडबैक से कंपेयर करना होता है। तो जो डिफरेंस निकल कर आएगा वही आपके कंफ्यूजन का जवाब होगा। तो चलिए, ये कंपैरिजन तो आपको बता देगा कि आपके पास इनफ कस्टमर हैं या नहीं, पर कितने कस्टमर इनफ होंगे ये कैसे पता चलेगा? इसे कौन डिसाइड करता है? इसका फैसला स्टार्टअप के फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स एक साथ डिस्कस करके करते हैं, जिसमें दोनों पार्टीज का सेम पेज पे होना बहुत जरूरी होता है। फाउंडर्स का क्रिएटिवली सेटिस्फाई भी होना जरूरी है और इन्वेस्टर्स को भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए, तभी जाकर सही तालमेल बनता है। कोई भी बिजनेस क्रिएटिविटी और कॉमर्स के सही कॉम्बिनेशन से ही ग्रो करता है। ये बात पूरे बिजनेस सेक्टर की सबसे बड़ी सच्चाई और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसे कोई नहीं नकार सकता और न ही कभी आने वाले समय में नकारा जा सकेगा। अब कॉमर्स की बात निकली है तो आपके कस्टमर डिस्कवरी हाइपोथेसिस के कॉमर्स सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। आपकी हाइपोथेसिस आपको पैसा बना कर देगी और लंबे समय तक देती रहेगी। इस बात को आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? अभी तक आपकी टीम कई तरह के हार्ड फाइनेंशियल डेटा जैसे प्राइसिंग, रेवेन्यू, एक्विजिशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट एक्सेट्रा ऑलरेडी इकट्ठी कर चुकी होती है। हमें एक रैंडम डेटा को असेंबल करके एक रेवेन्यू मॉडल तैयार करना होता है। इस रेवेन्यू मॉडल के कुछ जरूरी एलिमेंट्स होते हैं। पहला है उन सारे कस्टमर रिपोर्ट्स कार्ड्स की समरी जो हमें इंडिकेट करती हैं कि कस्टमर से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कितनी पोटेंशियल सेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है अलग अलग मार्केट्स की एस्टिमेट साइज। अलग अलग मार्केट्स का मतलब होता है गांव के मार्केट, छोटे शहरों के मार्केट, बड़े शहरों के मार्केट, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के मार्केट। इन सब के सेल्स मार्जिन और नंबर ऑफ बायर्स में बहुत ज्यादा का फर्क होता है। तीसरा है आपकी डिलीवरी चैनल की एस्टिमेट कॉस्टिंग। चौथा है आपके प्रोडक्ट के अकेले की मेकिंग कॉस्ट। पांचवा है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इसमें आप वो सारे खर्चे जोड़ते हैं जो आप अपने कस्टमर्स के ऊपर खर्च करते हैं और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। सिक्स्थ और आखिरी है मार्केट में अपने राइवल प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग की जानकारी। इन सारे डेटा को एक साथ कंबाइन करके कम से कम कंपनी के अगले 4 क्वार्टर्स के एक्यूरेट नेट रेवेन्यू फोरकास्ट करनी होती है। इसमें आप कस्टमर्स वैलिडेशन फेज को भी ऐड कर सकते हैं, पर उसकी सेल्स एस्टिमेशन उतने एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है। एक रफ स्केच भी चलेगा। बस इस बात की एश्योरिटी मिलनी चाहिए कि बढ़ते कस्टमर वैलिडेशन के साथ बिजनेस भी और ज्यादा प्रॉफिटेबल होता जाएगा। अगले चैप्टर से हम हार्ड कोर कस्टमर वैलिडेशन स्टेज में एंटर कर जाएंगे, जहां आप अपने प्रोडक्ट को इफेक्टिवली बेचना सीखेंगे। कस्टमर वैलिडेशन प्रोसेस एक ऐसा मेथड है जो हमारे बिजनेस मॉडल को वैलिडेट या कंफर्म करने में हमारी मदद करता है। रियल कस्टमर्स और ऑर्डर्स के साथ ये हमारे हाइपोथेसिस को फैक्ट में बदल देता है, कुछ सवालों के जवाब देकर। पहला, क्या हम अपनी सेल्स या यूजर एक्विजिशन प्रोसेस को समझते हैं और क्या उसे बार बार दोहराया जा सकता है? दूसरा, क्या हमने अपनी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को टेस्ट किया है? तीसरा, क्या हम कॉन्फिडेंट हैं कि अपने ऑर्डर्स को बड़े स्केल पे ले जाकर बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? चौथा, क्या हमने अपने प्रोडक्ट और कंपनी को मार्केट में सही पोजीशन किया है? कस्टमर वैलिडेशन हर स्टेज पे आपके प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है। ये एक बड़ी तादाद पे पास फेल टेस्ट सीरीज कंडक्ट करता है, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सही फिट हो रहा है या नहीं और उसकी सेल्स और मार्केटिंग पे खर्च बढ़ाया जा सकता है या नहीं। ज्यादातर टेस्टिंग एफर्ट लोगों से ये बात पूछने में लगाया जाता है कि क्या वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के साथ इंगेज होना पसंद करेंगे या नहीं। अगर नहीं तो क्यों? जितने भी रूल्स सेल्स एग्जीक्यूटिव बड़ी बड़ी कंपनीज के फिजिकल सेल्स चैनल में काम करके सीखते हैं, वो स्टार्टअप्स के केस में काम नहीं आते। कस्टमर वैलिडेशन स्टेज पे आप किसी सेल्स टीम को हायर नहीं करते, क्योंकि अभी आप किसी सेल्स प्लान या सो कॉल्ड सेल्स स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट नहीं करने वाले। सच्चाई तो ये होती है कि कस्टमर डिस्कवरी प्रोसेस के बाद आपके पास अपने प्रोडक्ट
और बिजनेस मॉडल के लिए एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस तो होता है, पर बिना कस्टमर वैलिडेशन के ये बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आपके प्रोडक्ट्स कौन वाकई में खरीदेंगे और वो क्यों खरीदेंगे, और खरीदेंगे भी तो कितने प्राइस पे। जब तक इन सभी सवालों के जवाब कस्टमर्स ऑर्डर्स के साथ वैलिडेट नहीं हो जाते, तब तक आपकी हाइपोथेसिस बस एक बहुत अच्छी एजुकेटेड, रिसर्च्ड और प्लान्ड गेस है, फिर चाहे आपने उसे फैक्ट में बदलने की कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो। आपने कस्टमर डिस्कवरी फेज में जिन एस्पेक्ट्स को टेस्ट किया था, जैसे वैल्यू प्रोपोजिशन, कस्टमर सेगमेंट्स, कस्टमर रिलेशनशिप्स, चैनल और रेवेन्यू मॉडल, कस्टमर वैलिडेशन, इन सभी को मिलाकर के एक रोड मैप तैयार किया जाता है, जिससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब मिलते हैं। फर्स्ट, आपकी सेल्स को कौन इन्फ्लुएंस या रिकमेंड करता है। सेकंड, किसी भी सिचुएशन का डिसीजन मेकर कौन है। आपके प्रोडक्ट के इकोनॉमिक बायर कौन है और कौन है जो आपकी सेल्स को खराब कर सकते हैं। थर्ड, किसके पास और कहां आपके प्रोडक्ट को खरीदने लायक बजट है। फोर्थ, कितनी सेल्स कॉल की जरूरत होती है एक सक्सेसफुल सेल करने के लिए। फिफ्थ, एक सक्सेसफुल सेल करने में ऑन एन एवरेज शुरू से अंत तक सब कुछ मिलाकर कितना समय लगता है। सिक्स्थ, आपकी सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या है। क्या आप अपने प्रोडक्ट को एज सॉल्यूशन बताकर बेच रहे हैं। अगर ऐसा है तो कस्टमर्स की मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं जिन्हें वो टारगेट करता है। सेवेंथ, आपके विजनरी बायर्स मतलब अर्ली इवेंजलिस्ट किस प्रोफाइल के हैं, उनकी आगे क्या नीति है, वो क्या काम करते हैं, उनके फॉलोवर्स कितने, उठना बैठना कैसे लोगों के साथ होता है, और ये सारी चीजें आपकी सेल को कैसे बढ़ा सकती हैं। एट्थ, क्या आपका प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है कि रातों रात वायरल स्टार बन जाए, या फिर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करेगा। जब तक कंपनी को इन सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक आपकी सेल्स बूस्ट नहीं करते। स्टार्टअप्स के केस में ज्यादातर सेल्स वीपी एक पॉइंट पे आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे सॉल्यूशंस की तलाश कर रहे होते हैं जो एक नोन और कंफर्म्ड बिजनेस मॉडल पे बेस्ड होते हैं, जो कि ऑफ कोर्स बड़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज के बिजनेस मॉडल होते हैं। पर स्टार्टअप्स के केस में सबसे पहले सेल्स रोड मैप के जरिए एक सही बिजनेस मॉडल की तलाश करनी होती है, फिर जाकर कहीं एग्जीक्यूशन सॉल्यूशंस की बारी आती है। वैलिडेशन स्टेज कितना क्रिटिकल होता है ये जानते हुए भी ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस, सीईओज की इंस्टिंक्ट यही होती है कि कस्टमर एक्विजिशन का बजट बढ़कर और फिर बड़ी सेल्स टीम को हायर करके इस वैलिडेशन की प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सकता है, जबकि एक्चुअली में इस प्रोसेस में आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हो रिपीट सेल्स के लिए सही एग्जीक्यूशन रोड मैप क्या होना चाहिए। इसके सक्सेसफुली हो जाने के बाद ही हम एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं। अक्सर कई फाउंडर्स कस्टमर डिस्कवरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद ढीले पड़ जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होकर वैलिडेशन प्रोसेस पूरा का पूरा बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग और प्रोडक्शन मैनेजमेंट टीम को सौंप देते हैं, और शायद आगे चलकर यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। मिडिलमैन या मैनेजर्स के पास उतनी क्रिएटिव एबिलिटी नहीं होती कि वो इस पूरे प्रोसेस को लीड कर सके, क्योंकि इसमें कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता जिसे बार बार रिपीट करते जाओ और रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। इस प्रोसेस को फाउंडर ही लीड करे, इसके दो और बड़े कारण हैं। पहला, कि किसी और के पास पूरे प्रोसेस को पिवोट मतलब दोहराने की अथॉरिटी नहीं होती, और दूसरा कि हर जूनियर एम्प्लॉय में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कस्टमर्स के खराब फीडबैक को भी उतनी ही एफिशिएंटली और बोल्डली अपने हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर सके। तो आज के इस बुक समरी में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।